नमस्कार, मैं अंगद कुमार आप सभी का फिल्म स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर से उन सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका कल सीईटी परीक्षा है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि जो एग्ज़ाम का जो प्रश्न सेट होता है उस प्रश्न सेट को किस तरीके से हल करना चाहिए, क्या उसका प्रॉपर तरीका है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि तुक्का कैसे लगाने चाहिए और क्या उसका सही मेथड है तुक्का लगाने का, जिसके ज़रिए हमारे जो आंसर है वो सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और चीज़, बार बार मेरे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन आ रहा था बच्चों का, जिसमें तुक्का संबंधित बहुत सारी चीज़ें पूछे गए थे, बहुत सारे सवाल को किए गए थे। मैं कोशिश करूंगा उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि प्रश्न पुस्तक को किस तरीके से हल करना है। जो हमको क्वेश्चन सेट वहाँ पे मिलेगा, उस क्वेश्चन सेट को हम किस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। देखिए, जो प्रश्न सेट होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो आपके विषय वस्तु के नॉलेज को जान सके। उसमें जो विषय वस्तु डाला गया है सिर्फ उसका नॉलेज आपको चेक करने के लिए उसमें नहीं डाला जाता है, बल्कि उसको डालने का एक मेथड यह भी होता है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से वह आपके मानसिकता को जांचना चाहता है। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी जो आपका प्रश्न सेट होता है वो प्रश्न सेट कभी कभी स्टार्टिंग से आसान क्वेश्चन डाले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब अंत में आसान क्वेश्चन डाले जाते हैं और स्टार्टिंग में कठिन प्रश्न होते हैं। तो आपको ऐसे परिस्थिति में क्या करना है, ना ही तो आपको स्टार्टिंग से सॉल्व करना है और ना ही आपको अंतिम से सॉल्व करना है। क्योंकि अमूमन जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यही करते हैं, या तो वो प्रश्न को एक से शुरू बनाना चाहिए, पहले प्रश्न नंबर 1 को बनाएंगे, फिर 2 को बनाएंगे, फिर 3 को बनाएंगे, फिर 4 को बनाते हुए 120 तक पहुंचेंगे। कुछ लोग ऐसे तरीके अपनाते हैं कि वो पहले 120 को बनाएं, फिर 119, फिर 118, इस तरीके से वो ऊपर की तरफ जाते हैं। मैं कहूँगा कि ये दोनों मेथड गलत है। ना ही तो आप ऊपर से बनाओ, ना ही तो आप नीचे से बनाओ। आप कहाँ से बनाओ, आरंभ से हल करना ही मत। कभी भी स्टार्टिंग से आपको सॉल्व नहीं करना है। तो आप कहेंगे कि सॉल्व कहाँ से करेंगे, तो हमेशा क्वेश्चन सेट को बीच से सॉल्व कीजिए। जो बीच का प्रश्न है उस बीच के सेट को आप प्रश्न करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो बीच में होते हैं जितने भी प्रश्न, वो चाहे टाइप जैसा भी हो, लेकिन वह एक स्तर का मिलेगा, एक लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो दूसरा में आपको करना है क्या कि आपका जो प्रश्न पुस्तिका होगा उस प्रश्न पुस्तिका को आपको 4 सेट में डिवाइड कर देना है। कितने सेट में, 4 सेट में। आपको प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं, 120। समय कितना मिल रहा है आपको, 120 मिनट। तो इस 120 मिनट को आप 4 सेट में डिवाइड कर दोगे। किस तरीके से, तो देखिए, पहला सेट जो होगा वो आपका 15 मिनट का होगा। इस 15 मिनट में आप क्या करेंगे, 2 फास्ट एंड 100% श्योर क्वेश्चंस को आपको देखना है। मतलब कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जिसमें आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये सही, आप 100% श्योर है, उसको टिक करते जाओ। पढ़ो, आपको लगा 100% ये है, टिक करो। आपको लगा कि इसमें कन्फ्यूजन है, उसको छोड़ दो। आपको लगा कि 100% श्योर है, उसको मार्क करो। इस 15 मिनट में आपको पूरा 1 से लेके 120 तक के सारे क्वेश्चन को एक नज़र में देख लेना है और टिक कर देना है। ठीक, उसके बाद आपका आता है सेकेंड सेट। ये थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का होगा। टोटल कितने, 60 मिनट, यानी कि पूरे 1 घंटे का यह क्वेश्चन होगा। इसमें आपको कैसे प्रश्न को देखना है, तो इसमें टाइम ड्यूरेबल प्रश्न को देखने हैं। टाइम ड्यूरेबल या फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन। टाइम टेकिंग क्वेश्चन क्या होता है, तो वैसा प्रश्न जिसमें आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन आ तो नहीं रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम देंगे इसमें, थोड़ा मेहनत करेंगे इसमें, तो ये शायद मेरे से बन जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर कोशिश करें, थोड़ा सा अगर इसको टाइम दें तो ये हमारे से सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वैसे क्वेश्चन को इस सेकेंड सेट में यानी कि 1 घंटे में सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको पहले पता है कि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी अगर नेगेटिव मार्किंग हो भी तो मैं तब भी कहूँगा कि आप तुक्का मारें। तुक्का मारने का एक तरीका सही होना चाहिए। अगर आप तुक्का मारते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, तुक्का मारने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे मारना होता है। तो तीसरा सेट आपका पूरा का पूरा वही कह रहा है। 30 मिनट का टाइम आप देंगे। 30 मिनट में आपको सिर्फ क्या करना है, तुक्का मारना है। पूरे आधे घंटे जम के तुक्का मारो। जितना भी क्वेश्चन बचा जो आपका नहीं आ रहा है, जिसमें कन्फ्यूजन है, उन सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तुक्का मारना है। और चौथा सेट जो आपका आएगा
ये चौथा सेट आपका 15 मिनट का होगा। इस 15 मिनट में आराम से दिमाग को शांत करके और तब आप क्या कीजिए, सारे आंसर को रीचेक कीजिए। पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन को आप क्या करें, रीचेक करें। देखें कि आपने जो टिक लगाया है वो सही लगाया है या नहीं लगाया है। क्या OMR शीट का कोई कॉलम छूट तो नहीं रहा? क्या आपने जो भी चीज़ें भरा है उसमें, जितनी भी डिटेल्स आपने डाली हैं उसमें, क्या उसमें से कोई भी चीज़ें खत्म तो नहीं हो रही, बची तो नहीं है, या कोई भी चीज़ें ऐसा तो नहीं है जिसमें बाद में कुछ आपत्ति हो? तो इन सभी चीज़ों की जांच आप इस 15 मिनट में करेंगे और इस तरीके से अपने पूरे के पूरे 120 मिनट को डिवाइड कर देना है। क्लियर है? अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक था और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस वीडियो का, वो है तुक्का कैसे लगाएं। आखिर क्या प्रॉपर तरीका है तुक्का लगाने का जिससे हमारे ज़्यादा ऑप्शन सही हो, ज़्यादा आंसर सही हो और ज़्यादा मार्क्स हम कैरी कर पाएँ सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाने की वजह से। 30 मिनट तक आपको हम तुक्का लगाने का समय दिए हैं, तो 30 मिनट तक दिए हैं तो उसमें कुछ काम वर्क भी 30 मिनट टाइप का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। पहला काम क्या करना है, एलिमिनेट द ऑप्शन। आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। उस 4 ऑप्शन में से आपको सबसे पहले ये छांटना है कि उसमें से कौन सा एक ऑप्शन जो बाकियों से बिल्कुल भी भिन्न है, जिसका क्वेश्चन से और बाकी के 3 ऑप्शन से कहीं कोई तालमेल नहीं मिलता है। जो ऑप्शन आपको 4 दिए रहते हैं, वो 4 ऑप्शन इसलिए नहीं दिए रहते हैं कि आप उसकी सहूलियत से आंसर तक पहुँचे, बल्कि वो 4 ऑप्शन आपको इसलिए दिए रहते हैं ताकि आपको भ्रमित किया जा सके, आपको अपने सही आंसर से भटकाया जा सके। तो सबसे पहले आप उस 4 ऑप्शन में उस आंसर को ढूंढिए जो आपको उस क्वेश्चन से बिल्कुल ही भिन्न हो और बाकी के 3 ऑप्शन से बिल्कुल भिन्न हो, बिल्कुल अलग हो। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसमें से एलिमिनेट कर देना है वैसे ऑप्शन को जो बिल्कुल भी अलग होगा। ठीक है? वही हम लिखने हैं, 4 में से एक ऑप्शन को छांट देना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑप्शन ए की प्रायिकता बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए होने वाला है, तो अपने ऑप्शन ए वाले आंसर को अच्छे से पहले आप सेटिस्फाइड हो ले, क्योंकि ऑप्शन ए की प्रायिकता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत कम। रेयर केस में ऑप्शन ए आपका सही होता है, नहीं तो बहुत स्थिति में ऑप्शन ए हमेशा गलत ही होता है। इवन कि जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो जब ऑप्शन डालते हैं तो इस तरीके से डालते हैं। वो सोचते हैं कि ऑप्शन ए डालें, पहले सोचते हैं राइट आंसर डाल दें, नहीं, राइट आंसर डालेंगे बच्चा तुरंत क्वेश्चन पढ़ेगा, मार देगा, अगला ऑप्शन पढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए में वो राइट आंसर नहीं डालते हैं। बी में थोड़ा सा रुकते हैं, सी में चलो अब दे देते हैं, अब मार देगा। ठीक है? और डी में बहुत ही रेयर केस में। ठीक है? तो पहले बच्चा जो है ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट कैसे करता है, जैसे मैंने आपको प्रश्न सेट पढ़ने का तरीका बताया, प्रश्न सेट को जैसे बच्चे पढ़ते हैं या तो फर्स्ट से या फिर लास्ट से, ठीक वैसे ही बच्चे ऑप्शन को भी या तो फर्स्ट से पढ़ता है या फिर लास्ट से पढ़ता है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एकदम चुनिंदा होता है। तो इसलिए जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है, वो जब क्वेश्चन को सेट करता है तो उसमें ऑप्शन बी और सी पर रुकता है, ए पर कभी नहीं रुकता है। इसलिए ए की प्रायिकता बहुत कम है। अब मैंने आपको बताया बी और सी की बात, तो चलिए बी और सी को देखते हैं। जब बी और सी की बात आती है तो इसमें 50-50% की चांसेज होती है कि या तो इसमें सही होगा या इसमें गलत होगा, या तो इसमें बी भी हो सकता है या इसमें सी भी हो सकता है। लेकिन अगर जब ऐसा कंडीशन आए और बी और सी की प्रायिकता की बात करें तो अमूमन बी की प्रोबेबिलिटी जो होती है, बी की जो प्रायिकता होती है वो 95% होती है सही होने की। ठीक है? तो ऑप्शन आपका बी जो है उसमें चांसेज है 95% सही हो जाने की। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है आपका कि अगर आपके ऑप्शन में नो वन, ऑल ओवर, बोथ अगर दिया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी, या वे दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी और डी दोनों, ऐसे करके कोई भी बोथ का अगर कोई दिया हुआ है, तो 95% केस में आपका यही आंसर राइट होता है। ठीक है? अगले पॉइंट पे चलते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी ऑप्शन आप देखेंगे अगर वो ऑप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाला है, मतलब कि अगर उसका व्याख्या लंबा किया गया है, बाकी 3
ऑप्शन के बाद आपका एक ऑप्शन उसमें से ऐसा है जो लंबी व्याख्या में दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो आपका 1 लाइन का दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है वो 2 लाइन का दिया हुआ है, ऑप्शन सी भी 2 लाइन का दिया हुआ है, ऑप्शन डी अगर 4 लाइन का दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन किसका है? 4 लाइन वाले का। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। क्लियर? यानी कि जिसका व्याख्या ज़्यादा लंबा किया गया है टू श्योर ऑफ 96% प्रोबेबिलिटी के साथ ये आपका सही है। ठीक है, इसमें चांसेस कितने बनते हैं? 96% चांसेस बनते हैं सही होने के। तो ये पूरा मेथड है आपको तुक्का लगाने का, जिसकी सहायता से आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को सही कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कैरी कर पाएंगे। ठीक है, इस मेथड को ज़रूर अपना के देखिएगा और इससे संबंधित जितने भी तथ्य आते हैं, जो भी रिमार्क आते हैं, जो भी रिव्यू आता है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।